हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त है जी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्टेरिक नंबर 6 से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली थी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर 5 टीवीपी ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, स्टेरिक नंबर 3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर 2 लीनियर ज्योमेट्री, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है, कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है, कितने प्रकार की बैक बॉन्डिंग होती है अपने पास, ठीक है, क्या कंडीशंस होती है बैक बॉन्डिंग की, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या है सर? बैक बॉन्डिंग इज अ कंसेप्ट where electrons from a more electronegative atom are transferred to the vacant orbital of a lesser electronegative atom। सर ये क्या बोल दिया आपने, क्या लिख दिया यार ये? हाँ देखो एक बार फिर से पढ़ेंगे कि बैक बॉन्डिंग इज अ कंसेप्ट वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ट्रांसफर्ड टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हिंदी में समझिए, बैक बॉन्डिंग क्या है? कंसेप्ट है। बैक बॉन्डिंग इज अ कंसेप्ट वेयर जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आर ट्रांसफर टू द वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाएंगे? वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे। किसके वैकेंट ऑर्बिटल में? वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल के थ्रू तो समझिए। मैं एग्जांपल है बहुत ही फेमस एग्जांपल BF3, ठीक है जी, BF3 में अगर बात करें हम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सबसे पहले तो स्टेरिक नंबर क्या है इसका? स्टेरिक नंबर आपको मिलेगा यहाँ से भैया 3। स्टेरिक नंबर क्या मिलेगा? 3। सर ये कैसे निकाल लिया? स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। एक तो आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। एक आप इसकी स्ट्रक्चर तो रहने दीजिए, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी पहले आपको, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने क्रॉस मेथड बताया था आपको। बोरोन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, और इसने 3 ही फ्लोरीन से बॉन्ड बना रखे हैं। मतलब कि अगर मैंने स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आपको बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, तो यहाँ पे लॉन पेयर तो कोई है नहीं, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा अपने पास? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना? 1 2 3, मतलब कि स्टेरिक नंबर कितना आ जाने वाला है? 3 आ जाएगा अपने पास स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो यहाँ पे अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर? हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है स्टेरिक नंबर 3 के केस में sp2, क्या होने वाली है? sp2। और अगर sp2 होगी तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, ये स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4 5 6, इन सभी चीजों के बारे में बता चुका हूँ। अभी तो मैं बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ फिर से BF3 के बारे में। तो यहाँ पे sp2 अगर आपके पास संकरण है तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ज्योमेट्री होने वाली है अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर। और जो ये बोरोन है, बोरोन के पास अपने पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और जो फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन के पास क्या है? 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। पता है नहीं पता? फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। जो एक इलेक्ट्रॉन से तो ये क्या कर चुका है? बॉन्ड बना चुका है। तो कितने बचे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक लॉन पेयर बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने लॉन पेयर होंगे अपने पास? 3 लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे। इनके पास क्या है? 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है। अभी मैंने क्या लिखा है देखो, ऊपर से समझेंगे। ऊपर क्या? बैक बॉन्डिंग इज अ कंसेप्ट वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोरोन है या फ्लोरीन है? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन कैसे सर? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसी के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपनी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोरोन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई? फ्लोरीन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बैक बॉन्डिंग इज अ कंसेप्ट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ट्रांसफर्ड टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? बोरोन की। यहाँ पे ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और बोरोन क्या है? लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ट्रांसफर्ड कहाँ होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर हैं वो कहाँ होंगे ट्रांसफर? आपके बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर होंगे। अब कैसे होंगे सर? देखो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन, मतलब कि फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो ज्यादा होती है बोरोन के कंपैरिजन में। तो ये जो फ्लोरीन है वो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। भैया जो ज्यादा पावरफुल होता है ना तो फिर वो उस चीज को अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे कैसे समझेंगे इसे? फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब फ्लोरीन है जी, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा?
अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा। जैसे होती नहीं है क्या, जैसे कुछ लड़कियां क्या होती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती हैं, लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। भैया हाँ जी, आ गया समझ, अभी तो आ गया होगा समझ, ऐसे तो आता नहीं है समझ, ऐसे तो आ ही गया होगा, है ना। ये क्या करता है, ये वही कंडीशन यहाँ पे है कि जो फ्लोरीन है अपना वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन भैया इसके पास पहले से ही तीन तीन लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब पहले से ही इसके पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और इसके पास जो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या होने लगेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये क्या करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। तो भैया ये अनस्टेबल होना थोड़ी चाहता है, कोई भी चीज़ है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहती। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, फ्लोरीन, जब यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, डोनेट कर देता है बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है जी, यही क्या है अपने पास बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग इज अ कंसेप्ट वेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ट्रांसफर टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है जी, ये लाइन समझ आ गई, दो लाइन जो मैंने लिखी है, ये एग्जांपल के थ्रू समझ आई या नहीं आई, हाँ जी, एग्जांपल के थ्रू समझ आई या नहीं आई। ये क्या है आपके पास, बहुत ही फेमस एग्जांपल है आपका BF3, जो जिसमें बैक बॉन्डिंग पाई जाती है अपने पास। ठीक है जी, तो ये रहा आपके पास बैक बॉन्डिंग क्या होती है क्या नहीं होती, इसके बारे में सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग की, कि किस केसेज में आपके पास बैक बॉन्डिंग होगी और किस केसेज में आपके पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो उसके बारे में देखते हैं। पहले अगर इसके किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं, कर देते हैं रफ। ठीक है जी, अब देखेंगे कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशंस होती है बैक बॉन्डिंग की, कि उस केस में बैक बॉन्डिंग करेगा और उस केस में नहीं करेगा। ठीक है जी, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके देखते हैं। अब देखने जा रहे हैं अपन कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग या कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन। ठीक है जी, क्या क्या कंडीशंस है बैक बॉन्डिंग की। तो बैक बॉन्डिंग की जो फर्स्ट कंडीशन होती है, बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड शुड बी पोलर। बॉन्ड क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। मतलब कि क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो बॉन्ड पोलर होगा। जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन है HH या Cl2 गैस है। ठीक है जी, तो इसमें क्या आपके पास डेल्टा ई, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा ई एन लिख लीजिए, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। यहाँ पे भी डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेंगे, घटाएंगे अपन, तो क्या होगा, जीरो आएगा भैया। मतलब कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे अपन को ये बैक बॉन्डिंग का केस देखने को नहीं मिलेगा भैया। बैक बॉन्डिंग के केस के लिए सबसे पहले बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड का पोलर होना अति आवश्यक है। ठीक है जी, सेकंड अगर कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन अपने पास है, सेकंड कंडीशन है वन एटम शुड हैव, one atom should have vacant orbital and adjacent लिख लो, an adjacent atom have and adjacent atom have lone pair। ठीक है, या should have लिख लीजिए, have की जगह should have lone pair, शुड हैव लोन पेयर। मतलब क्या है कि दो केसेस हैं, अभी तक अपने दो कंडीशन देखी है, क्या कि बॉन्ड शुड बी पोलर, और सेकंड वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब कि यहाँ पे दो होंगे ना, जैसे HCl है भैया, HCl में तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे दो, ये और दो क्या है आपके पास एटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। इस जैसे आपके पास ये BF3 है, तो इसमें से एक बोरोन है और तीन क्या लगे हुए हैं, इसके फ्लोरीन लगे हुए हैं ऐसे। तो इसमें से आपके पास वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना ही चाहिए। और दूसरे के पास, दूसरा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के पास बहुत दूर है, बहुत दूर लोन पेयर किसी के पास प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट एटम के पास, मतलब कि उसके जस्ट जो बॉन्ड बना हुआ है उससे, उसके पास क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एटम शुड हैव लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक या दो, मतलब जितने भी हों, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो कंडीशन हो गई आपकी। और जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है अपने पास कि फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, थर्ड कंडीशन है फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम एंड साइड एटम या बोथ एटम
शुड बी सेकेंड पीरियड। ठीक है जी। अब ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है कि फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग बोथ एटम शुड बी सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मतलब कि बोथ जो एलिमेंट हैं अपने पास, बोथ एटम है, जैसे अपने पास जो एक एटम तो होगा, जैसे ये ना बोरोन और ये जो फ्लोरीन है BF3 है, तो इसमें से ये जो बोरोन है आपका सेंट्रल एटम और जो साइड एटम क्या है फ्लोरीन, मतलब ये जो सेंट्रल एटम और साइड एटम है दोनों ही क्या होने चाहिए आपके पास सेकंड पीरियड से अगर होंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बैक बॉन्डिंग होने वाली है। भैया क्या बोल रहा हूँ मैं, दिखेगा तो सही ना, इधर इधर लिख देते हैं, बेटर बैक बॉन्डिंग होने वाली है, बेटर बैक बॉन्डिंग होने वाली है यहाँ पे। तो एक बेटर बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब आपके दोनों जो एटम है सेंट्रल एटम और साइड एटम, जब दोनों ही क्या होंगे आपके सेकंड पीरियड अगर एलिमेंट होते हैं, जो बोरोन है ये भी सेकंड पीरियड है और आपका जो फ्लोरीन है वो भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक बेटर बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी भैया। तो एक बेटर बैक बॉन्डिंग के लिए दोनों का सेकंड पीरियड एलिमेंट होना आवश्यक है। अब ये भैया तीनों पॉइंट आपके समझ आया नहीं है कि बॉन्ड शुड भी पोलर होना चाहिए, वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड एडजेसेंट एटम शुड हैव लोन पेयर फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग बोथ एटम शुड बी सेकंड पीरियड। ये क्या है आपकी कंडीशंस है, एक बार फिर से रिपीट कर दें कि कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग बॉन्ड शुड बी पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए, वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड एडजेसेंट एटम शुड हैव लोन पेयर फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग बोथ एटम, मतलब कि सेंट्रल एटम और साइड एटम शुड बी सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है जी। अभी यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अपन को कि सर आपने ये बोल दिया कि फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग बोथ एटम शुड बी सेकंड पीरियड, कि सर सेकंड पीरियड के दोनों आपके सेंट्रल एटम और साइड एटम होंगे तब क्या होने वाली है, बेटर बैक बॉन्डिंग होने वाली है, बेटर बैक बॉन्डिंग होने वाली है। लेकिन अगर मैं यहीं थर्ड पीरियड के एलिमेंट ले लेता हूं, दोनों ही अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करें, आपका सेंट्रल एटम और साइड एटम अगर दोनों ही क्या करें थर्ड पीरियड से अगर बिलोंग्स करते हैं, तो फिर क्या आपके पास एक अच्छी बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्वेश्चन बनता है कि सेकंड पीरियड के होते हैं तब तो एक अच्छी बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन क्या थर्ड पीरियड के जब दोनों एलिमेंट होंगे अपने सेंट्रल एटम और साइड एटम जो दोनों ही थर्ड पीरियड से बिलोंग करेंगे, तो क्या वहां पे बैक बॉन्डिंग होगी, होगी भी तो कितनी अच्छी होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, तो इसका रीजन देखने वाले हैं अभी हमने। अभी इसका रीजन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक बार बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देख लेते हैं अपन कि किसमें कहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी कम होगी, या फिर पहले क्वेश्चन कर लो भैया, कुछ भी कर लो, अपन को सब चीज़ें करनी है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर थर्ड पीरियड, अगर सेंट्रल एटम एंड साइड एटम दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं, ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सेकंड पीरियड के होते हैं तब तो अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी भी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी अच्छी होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इसका रीजन क्या है कि जब आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं, जब आपके पास सेंट्रल एटम और साइड एटम दोनों ही क्या होते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं, तो आपको पता है कि जब सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, तो जब ऑर्बिट सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं तो उनका ऑर्बिटल साइज कम होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑर्बिटल साइज की तुलना में। सही बोल रहा हूँ, सही बोला है नहीं बोला। जैसे आपके पास ये फर्स्ट पीरियड है, फिर सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से साइज बढ़ता है। मतलब साइज कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल साइज है वो इंक्रीज हो रहे होंगे। मतलब कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे, अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ यहाँ पे, अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो उनके ऑर्बिटल के साइज, उनके जो ऑर्बिटल साइज है, ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको छोटा और कर लेते हैं। जैसे उनके ऑर्बिटल के साइज मान लीजिए ऐसे हैं, ठीक है जी, उनके ऑर्बिटल के साइज मान लीजिए कुछ ऐसे हैं, ठीक है जी। ये तो है आपके पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है जिनकी। और जो अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो आपके पास, अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट होते हैं तो इनके जो ऑर्बिटल साइज है वो बड़े होंगे। ठीक है जी, इनके ऑर्बिटल साइज क्या होंगे आपके पास, बड़े होंगे। तो अगर इनके ऑर्बिटल साइज बड़े हैं तो यहाँ पे जो, अभी देखो ऑर्बिटल बना लेते हैं पहले, तो ये क्या है, ऑर्बिटल साइज इनके क्या है भैया, बड़े हैं। इनके ऑर्बिटल साइज क्या है, बड़े हैं। तो इनके ऑर्बिटल साइज बड़े होने के कारण जैसे आप देख सकते हैं भैया, एक तो एक छोटा सा कमरा है, ठीक है जी, उसमें कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। और एक बड़ा कमरा, एक बड़ा हॉल है जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो कितने हैं, 10 ही लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 10 हैं। और एक छोटे से कमरे में 10 हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भैया 10 लोग बैठे हैं। तो ये 10 लोग जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे जो लोगों की संख्या है या इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो यहाँ पे ज़्यादा आएगी। और यहाँ की केस में बात करो तो भैया यहाँ भी 10 लोग हैं, लेकिन वो क्या है, दूर दूर आसानी से आराम से बैठे हुए हैं, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई क्या कर रहा है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि 10 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे साइज बड़ा होने के कारण जो ये ओवरलैपिंग एरिया में है, ओवरलैपिंग एरिया में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है भैया। बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने के कारण यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है भैया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह
वजह से यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग हमको देखने को नहीं मिलती है, कोई भी बैक बॉन्डिंग देखने को हमें नहीं मिलती है। यही रीजन है कि हमारा देखो क्या बनता है, हमारा N2 तो बनता है लेकिन P2 नहीं बनता है, N2 बनता है लेकिन P2 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट का जो ऑर्बिटल साइज है वो कम होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, एक अच्छी आपके पास ओवरलैपिंग होती है, और उस ओवरलैपिंग एरिया में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन को अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ओवरलैपिंग में अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के कारण यहाँ पे बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या नहीं होता है, बैक बॉन्डिंग का केस कोई बनता ही नहीं है। यही रीजन है कि आपका N2 बनता है बट P2 नहीं बनता है। आया समझे? P2 नहीं बनता है, डाइमर जरूर बनता है, P4 जरूर बनता है आपके पास, लेकिन P2 देखने को अपन को नहीं मिलता है। तो ये चीज समझ आई कि थर्ड पीरियड अगर एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट से अगर साइड एटम और सेंट्रल एटम दोनों बिलोंग करते हैं, तो वहां पे कोई भी बैक बॉन्डिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल साइज बड़े होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन ऑर्बिटल्स में। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वितरित होती है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसी के कारण यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और मतलब कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। यही रीजन है कि आपका N2 क्या होता है, देखने को मिलता है, N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है जी, ये चीज समझ आई? समझ आई या नहीं है? अभी देखो, अभी क्या देखेंगे कि एक अच्छी बैक बॉन्डिंग, बेटर बैक बॉन्डिंग किसमें होती है और एक लेसर बैक बॉन्डिंग किसमें होती है। जब आप सेकंड पीरियड एलिमेंट लेते हो, जैसे ए और बी है भैया, ए बी क्या है आपके पास, ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं, दोनों ही क्या हैं, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपके पास, और ये भी क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगी, एक अच्छी बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और वहीं अगर अपन बात करें कि एक तो आपके पास है सेकंड पीरियड एलिमेंट, और एक आपके पास है थर्ड पीरियड एलिमेंट, और वहीं देखें अगर एक आपके पास है सेकंड पीरियड एलिमेंट, एक आपके पास है सेकंड पीरियड एलिमेंट, और एक आपके पास क्या है, फोर्थ पीरियड एलिमेंट। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बैक बॉन्डिंग आपको करवानी है तो आपके पास एक जो एटम है आपका सेकंड पीरियड का होना अति आवश्यक है। इसलिए आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक सेकंड पीरियड के लिए, एक सेकंड पीरियड का, एक सेकंड पीरियड का, ये जरूर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड का रखा है, फिर थर्ड का रख दिया, फोर्थ का रख दिया, मतलब कि एक तो सेकंड पीरियड एलिमेंट होना ही चाहिए, चाहे आप साइड एटम रख लीजिए चाहे सेंट्रल एटम रख लीजिए, तो एक जरूरी है आपके पास। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगी, ये बैक बॉन्डिंग का क्या है, ऑर्डर है, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर है ये, कि मतलब सेकंड पीरियड होते थे, यहाँ पे एक अच्छी बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सेकंड थर्ड होता है तो उससे कम, और अगर सेकंड फोर्थ होता है तो उससे भी कम बैक बॉन्डिंग अपन को देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, आपके पास बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट हो गया। अभी इसके बाद देखते हैं अपन की क्लासिफिकेशन क्या है, बैक बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है। अपन ने पढ़ तो लिया बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कंडीशन पढ़ ली, ठीक है जी। उसके बाद एक बार पहले थोड़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है जी, उसके बाद क्या देखेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, चेक बैक बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल है आपके पास BF3, सेकंड है आपके पास AlCl3, ठीक है। थर्ड है आपके पास PH3, ठीक है जी। फोर्थ है आपके पास, फोर्थ क्या ले लीजिए आप, फोर्थ है आपके पास CCl4, फिफ्थ है आपके पास SiCl4, और सिक्स्थ, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल क्या लिख लीजिए आप, OCl2NH3, OCl2, सेवंथ है आपके पास ANH3, ठीक है। तो इनमें से आपको चेक करना है कि किसके कौन बैक बॉन्डिंग है, कौन बैक बॉन्डिंग कर रहा है, कौन बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तो इनमें क्या करना है, अपन को क्या लगानी है, वही जो मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी कि कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन है, तो वो कंडीशन देखिए आप। अगर किसी कौन फिल कर रहा है, कौन फुलफिल कर रहा है उन कंडीशंस को, तो वो ही क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे। एक बार पहले आप करके देखिए, उसके बाद मैं करवाता हूँ भैया। एक बार आप करके देखिए, वीडियो को रोकिए थोड़ा सा, और फिर इसको क्या करिए, करके देखिए एक बार। कर लिया? अभी देखिए, अभी मैं करवाता हूँ। BF3 है भैया, बोरोन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड है, और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। ये तो अभी देख चुके हैं वैसे भी हम यार, BF3 के बारे में तो कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन भी अपना सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। मतलब कि क्या है, अपनी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था, बॉन्ड शुड बी पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है जी। और अपना पास क्या, एक क्या था कि वन एटम शुड हैव लोन पेयर एंड एडजेसेंट एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, सारी चीजें कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी, थर्ड कंडीशन थी फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग, सेकंड
सेकंड के होने चाहिए, ठीक है जी। तो एक अच्छी बैक बॉन्डिंग भी है यहाँ पे, तो मतलब कि क्या है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अपन को देखने को मिलेगी। अगर मैं यहीं AlCl3 की बात करूँ तो भैया एल्यूमिनियम क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है भैया, और जो आपके पास क्लोरीन क्या है वो भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल भी है भैया, वैकेंट डी ऑर्बिटल। बट हमें पता है कि भैया जब थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट होते हैं दोनों ही, तो यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है वो सारी अपन डिस्कशन अभी कर चुके हैं, अभी 5 मिनट पहले, ठीक है। PS3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है आपके पास, थर्ड पीरियड वैकेंट ऑर्बिटल तो इसके पास प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये क्या है, फर्स्ट पीरियड एलिमेंट ही भैया ये तो, लेकिन इसके पास कोई भी लोन पेयर वोन पेयर वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, कोई भी बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे ये सेकंड पीरियड होता, भैया एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है, अगर बैक बॉन्डिंग देखनी है तो भैया एक आपका या तो सेंट्रल एटम या साइड एटम क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो सीधा पहले ही बोल दीजिए कि आप यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। CCl4 की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपके पास, क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है बट लेकिन कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या नहीं होगी, आपके पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर SiCl4 की बात करूँ तो SiCl4 में क्या है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, और आपके पास क्लोरीन भी थर्ड पीरियड एलिमेंट, भैया दोनों ही थर्ड पीरियड है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती नहीं है। OCl2 की अगर मैं बात करूँ, OCl2 की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के पास क्या है, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है पहले तो, और उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और आपके पास क्लोरीन की बात करें तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और इसके पास क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं उनके पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, बैक बॉन्डिंग होगी आपके पास, एक सेकंड पीरियड एक थर्ड पीरियड और लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ NH3 की, अगर NH3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। और जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है जी। ये एग्जांपल भी हो गया। अभी और एग्जांपल देखो, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो आप, एग्जांपल नंबर कौन सा, 6 हो गए तो सेवंथ नंबर एग्जांपल है CH3, ठीक है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन के पास क्या है, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सल्फर के पास क्या है, ये कौन सा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर है, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी भैया, कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और आपके पास सल्फर के पास क्या है, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्या सर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको सेकंड जो कंडीशन लिखाई थी वो लिखाई थी कि वन एटम शुड हैव लोन पेयर एंड एडजेसेंट एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वहां पे मैंने एक शब्द लिखा था एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट लगा हुआ, जस्ट लगा हुआ। आसन्न भुजाएं नहीं होती क्या भैया, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, ये भुजा मतलब एक भुजा ये रही, और उसके बाद जस्ट जो टचिंग में जो दूसरी भुजा है इसे बोलते हैं, इन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजाएं, मतलब एडजेसेंट भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो वो ही चीज यहाँ पे लग रही है कि आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन एडजेसेंट एटम या तो कार्बन के इधर के पास या तो यहाँ होना चाहिए था आपके पास जो ये वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर यहाँ होना चाहिए था, ये बहुत ही दूर चला गया भैया, तो यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग अपन को देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत से क्या कर देंगे, बैक बॉन्डिंग बता देंगे, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है भैया। बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास सेकंड कंडीशन ही क्या थी कि एडजेसेंट एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि एडजेसेंट एटम के पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसा नहीं है कि लोन पेयर कहीं दूर घूम रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल आपका कहीं दूर घूम रहा है और आप कह रहे हो भैया बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे बैक बॉन्डिंग थोड़ी होती है भैया, बैक बॉन्डिंग जब ही होती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ बैक बॉन्डिंग का सीधा अर्थ आपको। बैक बॉन्डिंग का मतलब जैसे कि आपके अगर कोई टच में है ना, टच में जो होते हैं उनसे ही बैक बॉन्डिंग होती है आपकी, ठीक है जी। जैसे आपकी उसकी बैक बॉन्डिंग हो गई है, आपके दोस्त के साथ उसकी बैक बॉन्डिंग हो गई है ना, वैसे ही बैक बॉन्डिंग जब होती है जब टच में अगर कोई बहुत दूर का है ना, तो बैक बॉन्डिंग होने के कोई चांसेज ही नहीं होते। जैसे यहाँ पे दूर बहुत ही दूरी है, यहाँ पे तो दूरियां जहाँ होती हैं वहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। बैक बॉन्डिंग वहीं होती है जहाँ पे क्या हो कि टचिंग में चीज़ें हों, जहाँ से आप पहले से जानते हो जिसको, उसी के साथ बैक बॉन्डिंग होती है। जब दूर होते हैं ना, किसी दूसरी क्लास की लड़की के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं होती भैया, अपनी क्लास की लड़की के साथ होती है, ठीक है जी। अभी देखो, अभी ये और ही अलग ही भैया समझाने के लिए बोला है, ठीक है जी।
तो ये सारी चीजें हो गई। तो बैक बॉन्डिंग के ये केस देख लिया अपन ने। अभी अपन को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, कितने टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है। अभी आपने इन एग्जांपल्स में भी देखा था, दो टाइप की बैक बॉन्डिंग देखी थी। अभी आपने OCl2 वाला एग्जाम्पल देखा था ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट थे और क्लोरीन के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था। मतलब कि सेंट्रल एटम टू साइड एटम क्या है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अपन को देखने को मिलेगी। मतलब कि सेंट्रल एटम लोन पेयर जो सेंट्रल एटम दे रहा है और साइड एटम क्या कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग होगी। और एक अपन ने अभी केस देखा था BF3 का, तो BF3 में बोरोन के पास क्या है आपके पास, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और जो फ्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है। मतलब कि फ्लोरीन के जो लोन पेयर है वो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे साइड एटम टू सेंट्रल एटम क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग देखेंगे तो 2 टाइप्स की आपके पास बैक बॉन्डिंग होती है। कौन कौन सी सर, कौन कौन सी होती है, वो होती है आपके पास, एक होती है सेंट्रल एटम टू साइड एटम और एक होती है साइड एटम टू सेंट्रल एटम। ठीक है जी, 2 टाइप की बैक बॉन्डिंग अपन को देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी सर, एक होती है सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग, एक होती है साइड एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग। ठीक है जी, 2 तरह की बैक बॉन्डिंग है, सेंट्रल एटम टू साइड एटम। ये कौन सी है, सेंट्रल एटम के मतलब सेंट्रल एटम टू साइड एटम का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर और साइड एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी एग्जांपल आपको बताया था मैंने OCl2। ठीक है जी, OCl2 जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ऐसे दिखा दो भैया इसे, OCl2 ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, एक नहीं 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगी, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग अपन को देखने को मिलेगी। अगर मैं यही बात करूँ साइड एटम टू सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल तो ये हो गया एक आपका, और यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा आपका BF3 साइड एटम टू सेंट्रल एटम में। तो BF3 अगर इसके बोरोन ये रहा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होगा, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो वैकेंट ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। और एग्जांपल देखिए जैसे OCl2 है, और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, NSiCH3 का होल थ्राइस। ये भी क्या है, सेंट्रल एटम टू साइड एटम, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और ये यहाँ पे क्या कर सकता है, सिलिकॉन के जो वैकेंट d ऑर्बिटल हैं उनमें ये डोनेट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग हो गया। एक तो क्या है आपके पास, सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग होती है, और एक क्या होती है, साइड एटम टू सेंट्रल एटम। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो बैक बॉन्डिंग है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन पे, ज्योमेट्री पे, शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका लुईस एसिडिटी, लुईस बेसिसिटी पे। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो कंसेप्ट हैं मैंने जो भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो आई थिंक आपको समझ आएंगे। अगर नहीं आता है कोई भी चीज़ में अगर कोई भी डाउट रहता है तो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।